नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है फिर से जी फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 5 और आज हम उस सवाल का जवाब देंगे जो हर स्टूडेंट मन में चुपचाप पूछता है, फोर्स असल में हमें क्या देता है। एक पुश सिर्फ यह बताता है कि आप कितनी ताकत लगा रहे हैं, पर वॉर बताता है कि वह पुश असल में क्या खरीदता है। स्पीड में बढ़ोतरी, एक कसा हुआ स्प्रिंग या ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ी हुई हाइट। सारा ने एक बार वेरिएबल फोर्स वाले सवाल में सही फोर्स इक्वेशन लिखा, फिर भी मार्क गंवा दिया क्योंकि उसने फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे फोर्स कांस्टेंट हो, जबकि वह रास्ते में बदल रहा था। आज हम इसे एक साफ आइडिया से ठीक कर देंगे, एफ डी एक्स का इंटीग्रल, और इस चैप्टर की बाकी हर चीज, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, इसी से निकल आती है। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, वेरिएबल फोर्स से होने वाला वर्क, एक इंटीग्रल के रूप में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बहुत छोटे टुकड़ों का जोड़। दूसरा, वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी पार्टिकल पर नेटवर्क हमेशा उसकी किनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होता है और यह कभी फेल नहीं होता, चाहे कोई भी फोर्स काम कर रहा हो। तीसरा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और कैसे पोटेंशियल एनर्जी जन्म लेती है फोर्स इक्वल्स -2 बाई डी एक्स से। चौथा, एनर्जी डायग्राम्स, किसी भी ग्राफ से सीधे स्टेबिलिटी पढ़ना पोटेंशियल एनर्जी बनाम पोजीशन। और पांचवा, पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी के रूप में और एक कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के भीतर छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए उन 4 आइडिया से मिलते हैं जो इस पूरे चैप्टर को थामे रखते हैं। पहला, वेरिएबल फोर्स से वर्क, मोशन को dx चौड़ाई के बहुत छोटे स्टेप्स में काटिए। हर स्टेप को उस पल के फोर्स से मल्टीप्लाई कीजिए और सारे टुकड़े जोड़ दीजिए। वही जोड़ लिमिट में एफ dx का इंटीग्रल बन जाता है। दूसरा, वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी पार्टिकल पर लगने वाले हर फोर्स का वर्क जोड़ दीजिए और वह टोटल हमेशा किनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होता है, एक शॉर्टकट जो एक्सेलरेशन को पूरी तरह छोड़ देता है। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स को यह मिलती है और वह फोर्स हमेशा u का x के रिस्पेक्ट में नेगेटिव स्लोप होता है, एनर्जी लैंडस्केप पर नीचे की ओर इशारा करता हुआ। और चौथा, इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसी पल कितनी तेजी से वर्क हो रहा है, बस इतना ही, ना कम ना ज्यादा। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए क्योंकि यही तस्वीर हर वेरिएबल फोर्स सवाल के पीछे छिपी होती है। फोर्स वर्टिकल एक्सिस पर है, पोजीशन हॉरिजॉन्टल पर, और कर्व दिखाता है कि पार्टिकल के चलते चलते फोर्स कैसे बदलता है। एक पतली सी स्ट्रिप पर जूम कीजिए जिसकी चौड़ाई dx है, उसकी हाइट उस बिंदु का फोर्स है तो उसका एरिया वर्क का एक छोटा टुकड़ा है, dA। अब शुरुआत से आखिर तक हर स्ट्रिप को जोड़ दीजिए और जब स्ट्रिप्स अनंत रूप से पतली हो जाती है, वह जोड़ बन जाता है एफ डी एक्स का इंटीग्रल। कुल वर्क बस उस कर्व के नीचे फंसा हुआ एरिया है। डेविड हर बार घबरा जाता था जब फोर्स को एक्स के फंक्शन के रूप में लिखा जाता, ना कि एक साधारण नंबर के रूप में। जिस दिन उसने देखा कि एक कांस्टेंट फोर्स बस यही तस्वीर है, सिर्फ कर्व सीधी है और एरिया एक साधारण रेक्टेंगल में सिमट जाता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, उस दिन उसे समझ आया कि वह स्पेशल केस पहले से जानता था, उसे बस जनरल केस चाहिए था। और यहाँ वो ट्विस्ट है जो जी को पसंद है, जहां भी कर्व एक्सिस से नीचे चला जाए वह हिस्सा नेगेटिव वर्क में गिना जाता है और उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कभी नजरअंदाज नहीं। अब किन फोर्सेस को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है और वह कर्व हमें बैलेंस के बारे में क्या बताता है? पहला, कंजर्वेटिव फोर्स, किसी पार्टिकल को 2 पॉइंट्स के बीच किसी भी पाथ से ले जाइए। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हर बार बिल्कुल एक जैसा रहता है, यह सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप कहां से शुरू हुए और कहां खत्म हुए। दूसरा, वह डिफाइनिंग रिलेशन, फोर्स इक्वल्स -2 बाई डी एक्स, फोर्स हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ पुश करता है u ऑफ x कर्व पर नीचे की दिशा में, और वह माइनस साइन ऑप्शनल नहीं है, वही तो पूरा आइडिया है। तीसरा, इक्विलिब्रियम, जहां भी स्लोप डिवाइड dx शून्य हो,
नेट फोर्स गायब हो जाता है, पर एक वाली यू का मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम देती है, जबकि एक हिल यू का मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देती है। और चौथा, यू का एक फ्लैट हिस्सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देता है, जहां पार्टिकल को किसी भी दिशा में कोई रिस्टोरिंग पुश महसूस नहीं होता। फ्रिक्शन दूसरी तरफ नॉन कंजर्वेटिव है, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं, क्योंकि उसका वर्क सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर नहीं बल्कि तय किए गए पूरे पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है। अब एक पूरा जी न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से, और इस बार फोर्स खुद बदलता रहता है। एक फोर्स f of x equals a times x minus b times x squared किसी पार्टिकल पर काम करता है जब वो x equals 0 से x equals l तक चलता है। वर्क निकालिए। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। फोर्स है a times x minus b times x squared और पार्टिकल x equals 0 से x equals l तक चलता है। स्टेप 2 फॉर्मूला, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वर्क सिर्फ फोर्स टाइम्स डिस्टेंस नहीं हो सकता, यह f dx का इंटीग्रल होना चाहिए 0 से l तक। स्टेप 3 इंटीग्रेट कीजिए। a टाइम्स x का इंटीग्रल है a टाइम्स x स्क्वायर ओवर 2 और b टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रल है b टाइम्स x क्यूब ओवर 3, तो w बराबर a x स्क्वायर ओवर 2 माइनस b x क्यूब ओवर 3। स्टेप 4 लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए। लोअर लिमिट पर x इक्वल्स 0 हर टर्म गायब हो जाता है, तो सिर्फ अपर लिमिट x इक्वल्स l बचता है। स्टेप 5 जवाब w बराबर a l स्क्वायर ओवर 2 माइनस b l क्यूब्ड ओवर 3। मेथड पर ध्यान दीजिए। गिवन फॉर्मूला, इंटीग्रेट, सब्स्टिट्यूट, आंसर, यही 5 कदम हर वेरिएबल फोर्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं जो जी पूछ सकता है। अब देखिए कि एनर्जी अपना रूप कैसे बदलती है जब एक ब्लॉक एक कर्व्ड फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर नीचे सरकता है और नीचे एक स्प्रिंग को दबाता है। सबसे ऊपर पॉइंट ए पर ब्लॉक आराम में है, उसकी सारी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल है और अभी कोई किनेटिक एनर्जी नहीं है। रास्ते में पॉइंट बी पर ब्लॉक ने कुछ हाइट खो दी है और कुछ स्पीड पा ली है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किनेटिक एनर्जी में बदल रही है और जो 2 बार आप देख रहे हैं उनकी टोटल हाइट हमेशा एक जैसी रहती है। सबसे नीचे पॉइंट सी पर हाइट 0 है, तो सारी एनर्जी किनेटिक बन गई है। टोटल कभी नहीं बदला, वह सिर्फ एक बकेट से दूसरे बकेट में गया और फिर स्प्रिंग अपना काम शुरू करती है। जैसे वो x डिस्टेंस से कंप्रेस होती है, वही किनेटिक एनर्जी फिर से स्टोर हो जाती है। इस बार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बराबर 1/2 के x स्क्वायर्ड। लीसा पहले सोचती थी कि एनर्जी स्प्रिंग में बस गायब हो जाती है, जिस दिन उसने इसे उसी पोटेंशियल एनर्जी बकेट के रूप में देखा, सिर्फ एक अलग फोर्स से फिर से भरा हुआ। पूरी तस्वीर उसे समझ आ गई। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल दर साल। एक, वर्क एनर्जी थ्योरम, नेटवर्क बराबर किनेटिक एनर्जी में बदलाव पार्टिकल पर लगने वाले हर फोर्स के लिए सही है, कंजर्वेटिव हो या ना हो, यह कभी फेल नहीं होता। 2, एक कंजर्वेटिव फोर्स के पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है और किसी भी क्लोज लूप पर उसका वर्क बिल्कुल 0 होता है। एक फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन। 3, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 के x स्क्वायर्ड और यह हमेशा पॉजिटिव है। x को स्प्रिंग की नेचुरल अनस्ट्रेच्ड लेंथ से मापा जाता है। 4, जहां भी डू बाय dx 0 हो, u के सेकेंड डेरिवेटिव को देखिए। पॉजिटिव मतलब स्टेबल, नेगेटिव मतलब अनस्टेबल। 5, इंस्टेंटेनियस पावर है फोर्स डॉट वेलोसिटी और यह उसी पल नेगेटिव हो जाती है जब कोई फोर्स मोशन के अगेंस्ट हो जाए, चाहे फोर्स खुद कभी ना बदले। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पहला असर्शन, ग्रेविटी का वर्क 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे कोई भी पाथ लिया जाए। रीजन, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। सारा की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट
फिर कनेक्शन जांचिए। असर्शन ट्रू है, हाँ। रीजन ट्रू है, हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? पूरी तरह। पाथ इंडिपेंडेंस ही वो चीज है जो किसी फोर्स को कंजर्वेटिव बनाती है। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन एक स्प्रिंग में एक्स से स्ट्रेच की गई पोटेंशियल एनर्जी वैसी ही होती है जैसी उतने ही एक्स से कॉम्प्रेस करने पर होती। रीजन एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी की बढ़ोतरी के बराबर होता है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, लेकिन रुकिए, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? नहीं। स्ट्रेच और कंप्रेशन की ये सिमेट्री एक्स के स्क्वायर होने से आती है, स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्मूला में, इस जनरल स्टेटमेंट से नहीं। दोनों ट्रू, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी। यही वो ट्रैप है जिसमें जॉन हर बार फंसता है। तीसरा, असर्शन किसी पार्टिकल के हर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एक्स एक मिनिमम होती है। रीजन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के मिनिमम के बराबर होती है। पहले रीजन जांचिए, यही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। ट्रू। अब असर्शन इक्विलिब्रियम यू के मैक्सिमम पर भी हो सकता है। जो अनस्टेबल होता है तो हर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिनिमम नहीं होता। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर रिजल्ट खुद बोलिए। वॉक एनर्जी थ्योरम। नेट वॉक बराबर किनेटिक एनर्जी में बदलाव। एक कंजर्वेटिव फोर्स, force equals -2 by dx. Spring potential energy 1/2 kx squared. और instantaneous power 4 start velocity. अगर चारों रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो यह चैप्टर अब आपका होने लगा है। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, किसी भी क्लोज्ड पाथ पर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 होता है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ तब लागू होता है जब सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हों। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, जहां 2/dx 0 हो और u का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। u ऑफ x कर्व की किसी पहाड़ी की चोटी को याद कीजिए। तो कितने सही हैं? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। एक कंजर्वेटिव फोर्स सच में किसी क्लोज लूप पर 0 नेट वर्क करता है और नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव सच में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताता है। एक पोटेंशियल हिल की चोटी, लेकिन दूसरा गिर जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं, यह हमेशा लागू होता है। 2 सही और बीच वाला चाप है। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, फ्रिक्शन का वर्क सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से निकाला जा सकता है, वैसे ही जैसे एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकाला जाता है। यह नेचुरल लगता है। फ्रिक्शन भी तो बस एक और फोर्स है, इसे अलग क्यों समझें? लेकिन सच यह है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। उसका वर्क तय किए गए पूरे पाथ की असली लेंथ पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ इस पर कि पार्टिकल शुरुआत से कितनी दूर खत्म हुआ। एक जैसे डिस्प्लेसमेंट वाले 2 अलग पास फ्रिक्शन में बहुत अलग मात्रा में एनर्जी गवा सकते हैं। मिथ 2, अगर एक fx ग्राफ का कोई हिस्सा एक्सिस से नीचे चला जाए, वह हिस्सा बस 0 वक्त देता है, क्योंकि वहां कुछ पुश होता ही नहीं लगता। सच, एक्सिस से नीचे का एरिया नेगेटिव वर्क है और उसे पूरा सबट्रैक्ट किया जाता है। वो गायब नहीं होता, वो बाकी मोशन के अगेंस्ट एक्टिव रूप से लड़ता है। एक मिथ, एक पूरा जी सवाल। इसे वह सवाल मत बनने दीजिए जो आपको महंगा पड़े। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर, और आज हर जवाब एक नंबर है। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वह जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, एक फोर्स F इक्वल्स 10x न्यूटन्स किसी पार्टिकल पर x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स 2 मीटर्स तक काम करता है। वो कितना हुआ? 10x को 0 से 2 तक इंटीग्रेट कीजिए, 20 जूल्स। क्वेश्चन 2, 2 किलोग्राम का ब्लॉक 4 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा है और एक नेट फोर्स 20 जूल्स का वर्क करता है। फाइनल स्पीड क्या है?
इनिशियल किनेटिक एनर्जी 16 जूल्स है, 20 जोड़ने पर 36 मिलता है। स्पीड के लिए सॉल्व कीजिए, 6 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन 3, एक स्प्रिंग जिसका के 200 न्यूटन्स पर मीटर है 0.1 मीटर से कॉम्प्रेस होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? 1/2 टाइम्स 200 टाइम्स 0.1 स्क्वायर 1 जूल। क्वेश्चन 4, एक 50 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से उसी दिशा में काम करता है, पावर कितनी मिलती है? 50 टाइम्स 4 200 वॉट्स। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर्ड माइनस 4x जूल्स में x मीटर्स में इक्विलिब्रियम कहाँ है और वह किस तरह की है? डेरिवेटिव लीजिए 2x माइनस 4, इसे शून्य के बराबर रखिए, x इक्वल्स 2 मीटर्स, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव 2 है, तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। वेरिएबल फोर्स से वर्क F dx का इंटीग्रल है, Fx ग्राफ के नीचे फंसा हुआ साइंड एरिया। वर्क एनर्जी थ्योरम हर हाल में सही रहता है, नेटवर्क हमेशा किनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं, फोर्स इक्वल्स माइनस डू बाई dx के जरिए, और फ्रिक्शन ये कभी नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम वहां बैठता है जहां डू बाई dx शून्य हो, मिनिमम स्टेबल है, मैक्सिमम अनस्टेबल है और फ्लैट हिस्सा न्यूट्रल है। पावर है फोर्स डॉट वेलोसिटी, और एक स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस होते ही 1/2 के x स्क्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेती है। और अगली क्लास हम मिलते हैं सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन से। कैसे पार्टिकल्स का एक पूरा सिस्टम सिर्फ एक पॉइंट से ट्रैक किया जा सकता है, कैसे मोमेंटम सबसे उलझे हुए कोलिजन में भी बचा रहता है, और इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या फर्क है, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, अब आप जानते हैं कि फोर्स असल में क्या खरीदता है। यह शुरू हुआ था एक इंटीग्रल से, एक कर्व के नीचे का एरिया, पर समझ लीजिए हर किनेटिक एनर्जी, हर स्टोर स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की हर स्टेबल वैल्यू, यह सब उसी एक आइडिया से निकलती है। सारा, डेविड, लीसा और जॉन सब एक बार किसी वेरिएबल फोर्स के सामने ठिठक गए थे, ठीक वहीं जहां शायद आप अभी हैं, और हर एक ने इस चीज को इसी एक क्लास से पार किया। खुद के साथ धैर्य रखिए, आज रात इस चेन को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए। वर्क है F dx का इंटीग्रल, नेटवर्क किनेटिक एनर्जी का बदलाव बन जाता है, और एक कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा अपने भीतर एक पोटेंशियल एनर्जी छुपाए रखता है। वन आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं सेंटर ऑफ मास में।